आरोही सहम गई, उसने हाँ में सर हिला। आरोही ने अपने कपड़े देखे जो कि काफी मेले हो गए थे। अद्विजय ने उसके कपड़ों को देखा और उसके हाथ को पकड़कर रूम से बाहर गया। उसने एक लिफ्ट ली और उस महल के 7 फ्लोर पर गया। जहां वो महल बाहर से देखने में काफी पुराने जमाने का और रॉयल लगता था, अंदर से वो काफी मॉडर्न था। 7th फ्लोर पर आरोही को अद्विजय एक बहुत ही बड़े हॉल में लेकर गया। हॉल में आकर आरोही को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी बड़े से मॉल में आ गई हो। वहां मैनिक्यून पर तरह तरह के कपड़े टके हुए थे। सभी कपड़े एक लड़की के लिए ही थे। उनमें से सबसे ज्यादा कपड़े नीले और सफेद रंग के थे। आरोही बोली, क्या ये एक मॉल है? अद्विजय ने कहा, दिस इज फॉर माई वुमन। उसने आरोही के कंधे पर अपने मुंह की हर गर्म हवा छोते हुए कहा। आरोही झटके से अद्विजय से दूर हुई। अद्विजय ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, नीचे आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया। आरोही ने काफी सारे कपड़ों को देखा और फिर उसने एक ऐसी नीली ड्रेस को पहन लिया जिसकी बाजू से लेकर गर्दन, कमर सब कुछ ढक जाते थे। वो ड्रेस काफी ब्यूटीफुल मटेरियल से बनी हुई थी जो कि हल्की धूप में शाइन भी करती थी। तैयार होकर आरोही जब नीचे आई, अद्विजय उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। जब वो वहां से जा रहा था तो धानी भागकर उनका पीछा करते हुए आई, मगर वो अपने डैड के साथ उस औरत को नहीं देख पाई। कार में बैठकर आरोही ने सोचा, असल में ये अद्विजय कौन है? क्या मैं इसको जानती हूँ? क्या सच में ये मेरा कोई दुश्मन है जिसे मैंने देखा हो? क्योंकि पहले इसने मुझे ब्लाइंड फोल्ड लगाने के लिए कहा और अब ये खुद मास्क पहने हुए मेरे सामने है। ऐसा क्या है हमारे बीच? काफी देर बाद जाकर कार आरोही के हॉस्टल के बाहर रुकी। आरोही दौड़कर अपने हॉस्टल में इंटर हुई जहां सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। रूम में जाकर उसने देखा तो रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अदा हमेशा रूम को बिखेर के ही रखती थी। आरोही अंदर आते हुए बोली, अदा, अदा कहाँ पर है तू? लेकिन उसे अदा से कोई जवाब नहीं दिया। आरोही ने वॉशरूम को भी चेक किया, वहां पर भी अदा नहीं थी। आरोही भागकर आरोही वार्डन के पास गई। वार्डन ने बताया, अदा तो कल से ही यहाँ नहीं आई है। एक बहुत ही सुंदर सा आदमी आया था, वो उसके साथ कहीं गई है। व्हाट? क्या ये बात उसकी पेरेंट्स को पता है? ये सुनकर वार्डन आंटी बोली, नहीं, वो अदा काफी प्यारी बच्ची है ना, तो उसने कहा कि मैं उसकी अम्मी को खबर ना करूं। आरोही ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो बाहर जाते हुए अपने पर्स में हाथ डालते हुए सोचती है कि वो अदा को बाद में कॉल कर लेगी। फिर वो जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंचती है। आरोही अपनी माँ के साथ एक किराए की घर में रहती थी। लैंडलॉर्ड बोलती है, अच्छा हुआ तेरी माँ यहाँ से चली गई, अब तेरा जो फटा पुराना फर्नीचर है वो भी तुझे वापस नहीं मिलेगा। आरोही शॉक हुई और बोली, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आंटी? वो हमारा सामान है। तो क्या हुआ, तूने 2 महीने का किराया नहीं दिया है समझी? और मैंने तो तुझे यहाँ रहने से पहले ही कहा था ना, एडवांस दे दिया कर, मगर तुझे तो अपने शौक पूरे करने से ही मतलब नहीं था। अब जा ढूंढ अपनी माँ को, उन्होंने गुस्से से कहा। आरोही को गुस्सा आ गया मगर वो मजबूर थी, इसलिए उसने पूछा, आंटी जी भले ही आप सारा सामान रख लीजिए, मगर ये बता दीजिए कि मेरी माँ कहाँ गई है, किसके साथ गई है? ये सुनकर लैंडलॉर्ड लेडी बोली, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कौन था। क्या मैं तेरे यहाँ पूरे खानदान को देखने के लिए ही बैठी हूँ? ये कहकर लैंडलॉर्ड लेडी वहां से चली गई। आरोही दुखी होकर पलटी, लेकिन जब लैंडलॉर्ड अपने घर में घुस गई तो आरोही पीछे घर में लगे एक पेड़ के ऊपर चढ़ी और अपने रूम की बालकनी में खुद ही फिर उसने अंदर सामान देखा तो सब कुछ अपनी जगह पर था। उसकी माँ फोन नहीं रखती थी, इसलिए आरोही और ज्यादा परेशानी हो गई। उदास होकर वो फिर वहां से भी चली गई। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आरोही ने पर्स से अपना फोन निकाल लिया। उधर से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अरे आरोही, अपनी माँ की याद नहीं आ रही है तुम्हें? आरोही ने डरते हुए कहा, कौन? अधेड़ उम्र का आदमी बोला, अरे हम तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, आ जाओ हमारी हवेली पर, हमने तुम्हारी माँ को शादी की बात करने के लिए यही बुलाया है। ये सुनकर आरोही जल्दी से एक टैक्सी लेकर मिस्टर दीवान के घर पहुंची। मिस्टर दीवान काफी रिच आदमी थे। उनका एक ही बेटा था, ओंकार, जिसकी उम्र अब 50 के आसपास थी। उनकी 2 बीवियां पहले मर चुकी थी। 50 की उम्र के होने के बावजूद ओंकार आरोही से शादी करना चाहता था। एक दिन आरोही ने सड़क पर घायल ओंकार को देखा था और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। आरोही के चेहरे पर ओंकार का खून लग गया था, इसलिए आरोही ने वहीं अपना चेहरा धोया था।
जब ओंकार ने आरोही का खूबसूरत चेहरा देखा तो वो उसका दीवाना हो गया था। आरोही को उस समय लगा था कि शायद ओंकार एनेस्थीसिया की वजह से होश में नहीं थे और उन्होंने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। लेकिन ओंकार ने तो उस दिन के बाद आरोही को पीछा करना शुरू किया और उसके घर अपना रिश्ता भेजा। आरोही ओंकार जी से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुई थी क्योंकि उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ओंकार के आधे चेहरे पर जलने के निशान थे। उन्होंने दुनिया को बताया था कि उन्होंने अपनी एक पत्नी को आत्महत्या करते हुए देखा था, तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, तभी उनका चेहरा जल गया था। ये कहानी आरोही की मां को भी पता थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ओंकार 50 साल का है। उन्हें बस ये लगा कि वो बस देखने में ही कुरूप है। उनका मानना था कि एक सुंदर आदमी हमेशा चीट करता है और एक कुरूप आदमी दिल का सच्चा होता है, जो कि उनकी बेटी को खुश रख सकता था। इसलिए वो शादी के लिए मान गई थी, मगर उन्हें दीवान परिवार के काले राज के बारे में कोई भनक नहीं थी। आरोही उस परिवार से डरती थी, मगर उसे परिवार ने आरोही को पहले से ही 6 लाख रुपए दिए थे। आरोही की मां के इलाज में वो पैसे बहुत पहले ही लग चुके थे। ऊपर से आरोही के घर में चोरी हो गई थी, इस वजह से 4 लाख चोरी हो चुके थे। पुलिस में कंप्लेंट करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी रणधीर जी ने आरोही को और भी पैसे दिए और अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द आरोही उनके बेटे ओंकार से आरोही की उनसे शादी हो। आरोही की मां अनाहिता बोली, आरोही कहाँ थी तुम बेटा? आरोही ने कहा, मां मैं थोड़ी बिजी थी। अनाहिता जी बोली, आरोही जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं होगी, मगर अब तुम्हारे 18 का होने में सिर्फ 100 दिन बाकी है, इसीलिए तुम्हारे ससुराल वाले अभी से शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ही शादी हो जाएगी। आरोही को काफी घबराहट होने लगी, मगर उसने अपनी घबराहट चेहरे से उजागर नहीं होने दी। ओंकार ने आकर आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को सहलाने लगा। आरोही डरते हुए अपने मन में अद्विजय की वार्निंग को याद कर रही थी। उसने फीकी हंसी हंसते हुए ओंकार का हाथ हटाया और बोली, सिर्फ 100 दिनों की तो बात है माँ, चलो यहाँ से। ये सुनकर मिस्टर दीवान खड़े हुए और बोले, नहीं तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाएगी। आरोही ने कंफ्यूज होकर देखा। मिस्टर दीवान जी दोबारा बोले, जिस मकान में तुम रहती हो उसके लैंडलॉर्ड बहुत खराब है और अब समधन जी बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे, वो बीमार भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर रहे और तुम उनसे मिलने आती रहो। आरोही ने कहा, लेकिन माँ का इलाज जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल में रहे। मिस्टर दीवान बोले, मगर बेटा हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है, ऊपर से वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सब होंगे, उनका मन भी लगा रहेगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम चाहते हैं कि हमारी बहू डॉक्टर बने। आरोही एक फीकी हंसी हंसी। कुछ देर बाद उसने अनाहिता जी को एक कमरे में खींच लिया। कमरे को बंद करके उसने कसकर अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ ठीक है ना? ये सुनकर अनाहिता जी आरोही का चेहरा पकड़ बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैं जानती हूँ कि लड़कियों को एक खूबसूरत हमसफर ही चाहिए होता है। आरोही ने कहा, नहीं माँ, ये खूबसूरती कुछ नहीं है, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए और मैं जानती हूँ ओंकार जी बहुत अच्छे हैं। माँ चलो अब मैं हॉस्टल जाती हूँ। आरोही वहां से निकल गई। बाहर जाते ही उसने अपनी आंखों से निकल आए कुछ आंसुओं को पोंछा, क्योंकि वो जानती थी कि ओंकार कैसा ठरकी आदमी है। वो बार बार बस यही चाहता था कि शादी से पहले ही वो आरोही के करीब आ जाए। उसने अनाहिता जी को भी घर में इसलिए रखवाया था ताकि आरोही वहां आए और उन दोनों के बीच करीबी आए। अब आरोही को कैसे भी करके अपने आप को ओंकार से बचाना था और उस अननोन माफिया किंग से भी। आरोही उस घर से निकलकर जाने लगी तो एक कार उसके सामने आकर खड़ी हुई। ड्राइवर बोला, मैडम बॉस ने आपको बताया होगा कि हमेशा मैं आपके आसपास रहूंगा। ये सुनकर आरोही कार में बैठ गई। मैडम अब आपको कहाँ जाना है? आरोही ने टाइम देखा, अभी 9 बजे बज चुके थे। उसने कहा, इंस्टीट्यूट ले चलो। आरोही फिर इंस्टीट्यूट के लिए निकल गई। अपने इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले उसे कुछ याद आया। उसने अपने बैग को खोल दिया तो उसमें काफ़ी सारे पैसों की गड्डियां थी। उस समझ आया कि जरूर ये पैसे उस अननोन माफिया से मिले थे। वो फिर कार को एक सलून के बाहर रोकने के लिए कहती है। वो उस सलून में जाकर कहती है, क्या कुछ 2-3 महीना के लिए मेरे बाल अतरंगी कलर में रंग सकते हैं? ये सुनकर सलून वालों ने हाँ में जवाब दिया।
आरोही ने कहा, तो इस सलून जो भी कलर सबसे भद्दा दिखता हो उन सब कलर्स को मेरे बालों पर कर दीजिए। ये सुनकर सलून वाली लड़कियां काफी हैरान हो गई और बोली, मैडम आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी और खूबसूरत है, आप सच में इस तरह के कलर करवाना चाहती हैं? आरोही ने कहा, हाँ मैं सबसे बदसूरत दिखना चाहती हूँ। ये सुनकर उन लड़कियों ने आरोही के बालों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो कई तरह के कलर में रंगने का सोचा, मगर फिर उनसे आरोही के बालों के साथ ये जाती नहीं हो पाए और उन्होंने आरोही के बालों को वाइन कलर में रंग दिया। आरोही ने अपने सुंदर बाल भी छोटे करवा लिए। इसके बाद वो मेकअप का सामान लेकर जाकर कार में बैठ गई। उसने कार को ड्राइव करने के लिए कहा। आरोही बच्चों को पाने जाती थी। जब बच्चों ने आरोही को देखा तो सभी एक पल को तो डर ही गए। आरोही ने फिर उनसे प्यार से बात की तो उन्हें समझ आया कि वो उनकी आरोही दीदी ही है। आरोही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर आने लगी तो उसने अदा को कॉल किया, मगर अदा ने उसके कॉल को पिक नहीं किया। उसने कई बार ट्राई किया। आरोही रात के वक्त गाड़ी को एक सड़क पर रोकने के लिए कह देती है। सड़क के पास काफी खूबसूरत फूल लगे होते हैं। आरोही वहीं जाकर बैठ जाती है और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीने लगती है। ड्राइवर को भी वो एक कोल्ड ड्रिंक देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका नीट निकल चुका था और उसे मुंबई के बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन मिल चुका था, मगर आरोही यहाँ से कैसे जाए बस यही सोच रही थी। उसे ये लग रहा था कि जब ओंकार के घर पर उसकी माँ है तो हो सकता है कि अद्विजय ओंकार जैसे एक बड़े बिजनेसमैन से टक्कर ना ले सके, इसलिए उसने सोचा कि वो अद्विजय को धोखा देगी और 1 महीने के अंदर शादी कर लेगी। चाहे कुछ भी हो। वो फिर ड्राइवर को ओंकार के पैलेस चलने के लिए कहती है। फिर वो खुद ही अपनी माँ से कहती है, माँ शादी की तैयारी कैसी चल रही है? ये सुनकर अनाहिता जी खुश होकर बोली, हाँ काफी अच्छी चल रही है, क्या तुम शादी का लहंगा देखना चाहोगी? ये कहकर वो आरोही को उसकी शादी का लहंगा दिखाने के लिए ले गई। लहंगा देखते हुए उसने अदा को कॉल किया। आज 2-3 दिन बाद जाकर अदा ने उसका फोन उठाया और बोली, अरे आरोही मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ हूँ, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर, ठीक है? तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊंगी, ठीक है? ये सुनकर आरोही को लगा कि अदा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कॉल कटने के बाद उसके फ़ोन पर दोबारा किसी अननोन नंबर से कॉल आया। आरोही ने उस कॉल को कट कर दिया। तभी किसी दूसरे अननोन नंबर से फ़ोन आया। आरोही ने उस कॉल को उठा लिया। उधर से काफ़ी देर की खामोशी के बाद एक दिलकश आवाज़ आई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आरोही डर गई। अद्विजय कॉल की दूसरी तरफ से बोला, मैं दीवान पैलेस के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर आरोही काफ़ी शॉक नजर आने लगी। अद्विजय ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, बाहर आओ। आरोही ने जल्दी से कॉल काट दिया। उसने सोचा कि वो बाहर नहीं जाएगी, ऐसे ही 5 मिनट इसमें कपड़े और गहने देखने में ही बिता दिए। 10 मिनट के बाद उसने देखा कि घर के नौकर बाहर जा रहे थे, यहाँ तक कि आरोही की माँ तक भी बाहर जा रही थी। आखिर में आरोही भी बाहर देखने के लिए चली गई तो उसने देखा कि अद्विजय अपनी कार के सट कर खड़ा था और उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। अभी भी उसके चेहरे पर मास्क था। मिस्टर दीवान झुककर हाथ जोड़कर खड़े थे और बोले, अद्विजय आप यहाँ आए, बड़ी मेहरबानी है, हमने पहली बार आपके दर्शन किए, आप तो हमारे भगवान जैसे हैं, प्लीज अंदर चलिए, हमारे बेटे की शादी है कल। आरोही काफी शौक रह गई। उसने अद्विजय के होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट देखी। अद्विजय बोला, जरूर मैं आऊंगा शादी वाले दिन ठीक मुहूर्त पर। ये सुनकर आरोही ने अपना थूक घटक लिया। मिस्टर दीवान और ओंकार दोनों ने अद्विजय के सामने सर झुकाया हुआ था। अद्विजय फिर अपनी कार में बैठा और वहां से थोड़ी दूर चलकर गया। फिर से उसके फोन पर मैसेज आए, तो तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर भाग कर पैदल ही वहां से उस कार के पास गई। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़कर उस कार में खींचा। कार में आकर आरोही गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी अद्विजय ने उसके बालों में हाथ डाला और उसकी गर्दन को झुकाकर उसे होंठों पर चूमने लगा। आरोही के होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, मगर अद्विजय फिर भी उसे काफी पैशन के साथ चूम रहा था। आरोही ने आज सफेद कलर का चिकनकारी वर्क वाला सूट पहना हुआ था। अद्विजय उसके कान में बोला, तुम शादी करना चाहती हो? अद्विजय के शादी वाले सवाल पर आरोही ने ना में सर हिला दिया। अद्विजय ने कहा, शौक से करो, मैं शादी में आऊंगा तो सिर्फ मुहूर्त पर। ये कहकर उसने आरोही को जुनून भरा किस किया और उसे छोड़कर मुंबई के लिए निकल गया।
वहीं अकाया एक अंधेरे कमरे में था और उसके सामने कुर्सी से अदा बंधी हुई थी। अदा की आंखें चमक रही थी। उसने इशारा करते हुए कहा कि उसका मुंह खोला जाए। अकाया ने उसका मुंह खोला। अदा एक्साइटेड होकर बोली, मुझे माफिया किंग ने किडनैप किया है। अमेजिंग यार, मैं तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। फिर उसने शर्माते हुए सिली सवाल किया, वैसे माय फिक्शनल हस्बैंड, तुमने अब तक कितने मर्डर किए हैं? ये सुनकर अकाया कॉन्फिडेंटली बोला, कुछ 99। इस पर अदा बेहद खुश होकर बोली, वाओ। फिर उसने कहा, वैसे आप माफिया वर्ल्ड में कैसे गए? क्या किसी ने आपकी माशूका को मारा था जिसका बदला आप दुनिया तबाह करके लेना चाहते हैं, है ना? ये सुनकर अकाया इरिटेट होकर बोला, मैं कोई माफिया वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अंडरस्टूड? इस पर अदा फिर से उसी लहजे में बोली,